जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। दरअसल 5 साल पुलवामा हमले को हो चुके हैं, उसी के ऊपर आज बातचीत करेंगे। हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक एनआईए की रिपोर्ट पहुंची है, कहां से वो बारूद आया और क्या वाकई में जो इस आतंकी हमले के पीछे जिम्मेदार था उसे सजा दे दी गई है। कई पहलू हैं जिन्हें आज समझा जाएगा और समझाने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। पहले तो सर उन 40 वीर आत्माओं को श्रद्धांजलि अ, हमारी तरफ से, जिनकी शहादत आज से 5 साल पहले हुई थी। सच्चे मन से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के लिए बस इतनी दुआ करते हैं कि भगवान उन्हें हौसला दे जिंदगी में आगे बढ़ने का। सर, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पे आज आपने वक्त दिया है मुझे बात करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए। 4-5 साल हो गए सर, 5 साल हो गए शहादत को हुए और अभी भी कई सवाल जिंदा हैं। जब भी मैं पढ़ता हूं, पुलवामा अटैक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं, तो रह रहकर एक सवाल मन में आ जाता है कि हाई एक्सप्लोजिव आरडीएक्स, वो भी 350 किलो, आखिरकार कैसे पुलवामा पहुंच गया। एनआईए ने भी शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, तस्वीर आज तक साफ नहीं की है। देवनाथ सर। जी हाँ राजेश, पुलवामा अटैक को अब 5 साल हो चुके हैं और 40 वीर जवानों ने अपना देश के लिए जान खोए थे। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। इन्वेस्टिगेशन की लीड जो है वो पहुंची है पाकिस्तान तक। एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनटीआरओ जैसे सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं वो सब इस तरफ इशारा ही कर रहे हैं, इशारा नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस दे रहे हैं कि ये पूरा जो अटैक था इसको पाकिस्तान में मसूर अजहर के ग्रुप ने ही ऑर्गेनाइज किया था। गौरतलब बात है कि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है उसको इसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एक मिराज 2000 हमले में नष्ट कर दिया था। जी। हाँ, ये 350 किलो आरडीएक्स किस तरह से पाकिस्तान से पुलवामा तक पहुंचा, इसकी ट्रेल कुछ हद तक एस्टेब्लिश हो गई है। अब तक करीबन 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि या तो पाकिस्तानी मूल के हैं या कश्मीर में रहने वाले इनके अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं। उनमें से एक जो वर्कर था हुसैन नेंगरू, उसके घर जी। पे रेड मार के काफी एविडेंस पाए गए थे और ये आकलन है कि उसी ने, नेंगरू ने ही लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट जो होती है वो इनको प्रोवाइड की थी। उसके जी। घर पर छापा मार के एनआईए को जो एविडेंस मिला उसके बेसिस पे उसके घर को सील भी कर दिया गया था। और जब ये कंफर्म हो गया कि वह इस सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट कड़ी था, तो उसके घर को तो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन ने नेस्तनाबूद कर दिया बुलडोजर कार्रवाई करके। अब जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वहां पर जो लोकल सपोर्ट है उसको ट्रैक करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। जी सर। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से अभी तक इसको आम लोगों को बताया नहीं गया है, पब्लिश नहीं किया गया। जैसे जैसे समय पास होगा ये ओपन डोमेन में आएगा। राजेश, मैं मेरा ये एक बताना। सवाल बड़ा अहम है सर। मैं कुछ अलग चीज लिहाज से चीजों को देख रहा हूँ कि क्या वाकई में, क्योंकि एलओसी पर मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी वहां पे पहरेदारी की है जाकर, क्या वाकई में इतना आसान है कि पाक से 350 किलो आरडीएक्स पुलवामा तक पहुंचा दिया जाए? या सरहद पे जो जवान थे उन्हें इतनी भनक नहीं लग पाई होगी? एक पिस्टल, एक राइफल लाना आसान है, लेकिन इतना, अगर आरडीएक्स आ रहा है तो उसकी तो भनक लगनी चाहिए थी ना सर। पॉइंट तो यहाँ जी जाके हाँ। मार्क लग जाता है सर। जी हाँ राजेश, आपका ये कहना एकदम सही है।
लेकिन जो इसका मॉड्यूल है ये तो कंक्लूसिव है कि ये पूरा 350 किलो आरडीएक्स एक जगह से एक बार में एक ही कंसाइनमेंट में नहीं आया। जी जो एलओसी है, एलओसी पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर छुटपुट घुसपैठिए घुस आते हैं, खास तौर से जब बर्फबारी शुरू हो जाती है। गौरतलब बात है कि वहां पर ऊंचाइयों पर नवंबर के आखिरी हफ्तों में बर्फ गिर जाती है, जो कि दिसंबर जनवरी में काफी बर्फ गिरती है। तो जी होता ये है कि करीबन 7-8 जगह ऐसे हैं जहां जंगल है, दर्रे है, वैलीज हैं, घाटियां हैं, और वहां पे जो फेंसिंग है वो भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जमीन के साथ लगा के मुश्किल है। हमारी जो जी पेट्रोलिंग पार्टी जाती है वहां पर, चाहे हमारी फौज की पेट्रोल हो, बीएसएफ की पेट्रोल हो, अब तो आईटीबीएफ भी वहां पे पेट्रोलिंग करती है। जी तो वो पेट्रोलिंग का जो गश्ती का नमूना होता है वो आमतौर पर ऐसे होता है कि एक पेट्रोलिंग सुबह की जाती है, एक पेट्रोलिंग शाम को की जाती है। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली उस फेंस पर किसी भी जवान को या कांस्टेबल को उन दर्रों के पास, गलियारों के पास, उन केव्स के पास 24 घंटे बिठाए रखना इम्पॉसिबल होता है। तो आजकल ठीक तो है। डॉग स्क्वाड से भी ये गश्त करते हैं। अब होता क्या है, मॉडलिंग ऐसे रहा होगा कि ये लोग हायर करते हैं कुली, जी उधर जो गांव वाले हैं, उधर उनको हायर किया जाता है। उनको ठीक है। आदत है अपने कंधों पर 5 किलो 10 किलो सामान ले जाने का, और वो ठीक उसको है। लेके ऊंची चढ़ाई पे आसानी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उनका पेशा होता है। तो ठीक। ये जो 350 किलो आया है, ये हो सकता है कि 8 या 10 अलग अलग जगह से घुसे, जिसमें कि और 10 से 20 अलग अलग पोर्टर्स का इस्तेमाल किया गया, और मैं इन सब ने अपने अंदर कंधों पर एक बार में महज 5-5 किलो 10-10 किलो आरडीएक्स लेके ही भारत में घुसे। जी। मैं एक अलग अंदर से चीजों को सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हो सकती है, एनसीआर पहुंच सकती है, तो आरडीएक्स नेपाल के रास्ते क्यों नहीं कश्मीर पहुंच सकता? साहब। जी हाँ, नेपाल के रास्ते से आतंकवादी जो हैं भारत में जो ऑपरेट करते हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट मिलती रही है। फाइनेंसिंग भी जी नेपाल के रास्ते से होती रही है। अब जी आरडीएक्स को अगर हवाई जहाज से लाना है तो इसके लिए तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि पाकिस्तान से नेपाल तक उड़ती है, उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने आईएसआई के गुर्गों के साथ। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि इसको उसके बाद नेपाल से लेकर कश्मीर तक जाना पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा आसान रास्ता जो जी प्लानर्स हैं, जैसे हम लोग वॉर गेमिंग करते हैं, हम लोग सिमुलेट करते हैं, ज्यादा आसान रास्ता आज की तारीख में भी इन्फिल्ट्रेशन वाया एलओसी है। देखिए ओके। एलओसी में अगर आप जाएंगे तो हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करते हैं। हमने वहां पर हजारों की संख्या में जवान तैनात किए हैं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको मालूम है कि हर 10-10 मीटर पर या हर 100-100 मीटर पर एक जवान या जेसीओ को मल्टी लेयर जो कॉर्डनिंग है उसमें डिप्लॉय करना 24 घंटे दिन रात। बहुत आजकल मुश्किल वहां पर होगा। सर्दी में टेम्परेचर हो जाता है रात को -2 -8। तो जी 24 घंटे तक वो वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, वो वहां चलते रहते हैं। लेकिन जब दो पेट्रोलिंग होती है तो उनके बीच में कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का गैप हो राइट। ही जाता है। और रात के जी समय में दो पेट्रोलिंग जब फेंसिंग के साथ चलती है एलओसी के साथ साथ, तो कई बार वो दो पेट्रोलिंग के बीच में गैप 6 घंटे हो जाता है। आप इसको इससे ज्यादा इंटेंस पेट्रोलिंग करना फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्यूमन स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल नहीं है। ये जी मुश्किल। राजेश। लेकिन एक पॉइंट और कि और उसके बाद हमने एक एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद आज 2024 पहुंच चुका है। 2019 से लेकर अभी तक हम कई जवानों को खो चुके हैं। खासकर पुंछ और राजौरी में तो पिछले 2022 और 23 में हमने 5-5 जवानों को लगातार खोया है। हर महीने, हर 2 महीने में 5-5 जवानों की शहादत हुई है। एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक और उसके बाद एक लंबी खामोशी। इस फैसले को आप कैसे देखेंगे जिस वक्त
हर साल हम 35 से 40 जवानों की शहादत सीमा पर दे रहे हैं सर। जी, देखिए पाकिस्तान की जो ये शरारतें हैं, जो कि हमारे जवानों को शहीद बना रही हैं, दुख की बात है। इनका भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर कड़ा जवाब दे रही है। अलग अलग इंटरनेशनल फोरा में भी भारत सरकार ने बहुत मजबूती से इसको आगे बढ़ाया है। जितने पाकिस्तान के टेररिस्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में रेड कॉर्नर नोटिस दिए जा चुके हैं। एक जी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही है कि यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भारत द्वारा चिन्हित काफी टेररिस्ट को, मसूद अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट का टैग दिया है। यानी जी अगर वो दुनिया के किसी भी देश में पाए गए तो दुनिया के उस देश में उनको अरेस्ट किया जाएगा, और उनको अगर जरूरत पड़ी तो भारत में भी भेजा जाएगा टू स्टैंड ट्रायल इन इंडियन कोर्ट्स। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक देखिए, हम उरी स्ट्राइक किए, हमने बालाकोट स्ट्राइक किया। ये गौरतलब बात है कि भारत सरकार जो है इस पूरी जो परेशानी का आलम है, इसको बहुत मैच्योरिटी से टैकल कर रही है। हम पाकिस्तान की सरकार को बार बार मौका दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों को कंट्रोल में लाए। इसका असर देखा जा रहा है, और आस्ते आस्ते देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड जो सपोर्ट है आतंकवादियों के लिए, वो कम हो रहा है। जी राजेश। देखिए, क्या गोली का जवाब गोली नहीं होना चाहिए सर? आप गोली का जवाब संयुक्त राष्ट्र में दे रहे हैं जाकर सर। जी हाँ, दुनिया के कई मुल्क हैं जो कि गोली का जवाब गोली से देते हैं, वरन गोली का जवाब बम से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। देखिए, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी सरकार है, और हमारी प्रेजेंट सरकार है, बहुत ही मजबूत सरकार है, और बहुत परिपक्व दृष्टि से पूरे मामले को हैंडल करती है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हम अगर हर बार बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक करेंगे तो वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बहुत कमजोर हैं, और भारत के किसी भी एयर स्ट्राइक को हो सकता है कि उनकी मिलिट्री और आईएसआई जो है वो भड़काने वाला तरीके से उनके गवर्नमेंट को पेश करे। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जाकर हम फिर से 4 मिराज 2000 से 12 बम गिराएं, तो आईएसआई और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका फायदा उठाते हुए भारत पे फिर से एक हमला करने की अपने सरकार को कन्विंस कर लें। हम डरते नहीं है, हम अगर पाकिस्तान हमला करेगा हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ईंट का जवाब पत्थर से देते देते वो एक जनरल रायट सीन में बदल जाए। तो पाकिस्तान चलो, को एक काफी आखिरी हद तक हमने कंट्रोल में रखा हुआ है।